दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे शख्सियत के बारे में है जिन्होंने देसी जुबान को लगाया वाइन का चस्का। यह वीडियो किसी भी रूप में शराब के सेवन या उसका प्रमोशन नहीं करती। यह स्टोरी मात्र एक बिजनेस केस स्टडी है। भारत एक ऐसा देश है जहां अधिकतर लीकर लवर्स को वाइन के मुकाबले विस्की, रम, वोडका जैसे हार्डकोर लीकर ज्यादा भाते हैं। अल्कोहल इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट का भी मानना है कि आम भारतीयों का टेस्ट बड वाइन के मुकाबले हार्डकोर लीकर के लिए ज्यादा अनुकूल है। वाइन हमेशा से ही एलिट क्लास की पसंद मानी जाती है, परंतु नासिक में जन्मे इस शख्स के कन्विक्शन, कमिटमेंट और करेज ने इंडियन वाइन मार्केट की तस्वीर ही बदल दी। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है 1990 में। नासिक के रहने वाले राजीव सामंत स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद कैलिफोर्निया स्थित ओरेकल कंपनी के साथ अपना करियर शुरू करते हैं, परंतु कुछ ही सालों में उनका मोह हाईटेक आईटी करियर से भंग हो जाता है और 1993 में अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपने होम टाउन नासिक लौट जाते हैं। इस बार वो इंडिया जॉब करने के इरादे से नहीं लौटते हैं, बल्कि उनका सपना बहुत बड़ा था, एक स्टार्टअप शुरू करने का। नासिक लौटने के बाद राजीव सामंत ऑर्गेनिक मैंगो की फार्मिंग शुरू करते हैं, परंतु इस बिजनेस में उन्हें सफलता नहीं मिलती। एक दिन राजीव सामंत को यह बात अचानक स्ट्राइक करती है कि नासिक का क्लाइमेट और लैंडस्केप साउथ कैलिफोर्निया के नापा वैली से बहुत मिलता जुलता है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि साउथ कैलिफोर्निया में वर्ल्ड के कई बड़े वाइनरीज सिचुएटेड हैं। साउथ कैलिफोर्निया वर्ल्ड का चौथा लार्जेस्ट वाइन मेकर है। यूएस में जितनी भी वाइन बनती है उसमें कैलिफोर्निया की हिस्सेदारी 81% है। अब प्रश्न उठता है कि कैलिफोर्निया वाइनरीज के लिए इतना फेमस क्यों है? इसका जवाब है कैलिफोर्निया का क्लाइमेट। कैलिफोर्निया का क्लाइमेट अंगूर उत्पादन के लिए बहुत अनुकूल है। कैलिफोर्निया के क्लाइमेटिक कंडीशन को एनालाइज करने के बाद राजीव सामंत को लगा कि जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन साउथ कैलिफोर्निया के नापा वैली में है, ठीक वैसे ही क्लाइमेटिक कंडीशन नासिक के डिंडोरी का भी है। गर्म दिन, सर्द रातें, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल और अच्छी बारिश। अब राजीव वाइन के बिजनेस में अपना किस्मत आजमाना चाहते थे। अपने सपनों को साकार करने के लिए राजीव सामंत को एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो उसके आइडिया को सपोर्ट करे। फाइनली राजीव सामंत को वर्ल्ड के इन्फ्लुएंशियल वाइन मेकर और वाइन कंसल्टेंट कैरी डेमेस्की का सपोर्ट मिलता है। कैरी डेमेस्की के टेक्निकल सपोर्ट से राजीव सामंत 1995 में अंगूर की खेती शुरू करते हैं ताकि वे इंडिया का बेस्ट वाइन बना सके। 1999 में राजीव सामंत अपनी कंपनी सुला की स्थापना करते हैं। यह बिजनेस सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। राजीव सामंत ने ग्रेप वाइन्स की प्लांटेशन 1995 में शुरू की थी, पर पहला वाइन का बॉटल तैयार हुआ था साल 2000 में। पूरे 5 साल लगे थे पहले वाइन के बॉटल को तैयार करने में। इसका सबसे बड़ा कारण है ग्रेप्स वाइन की फार्मिंग प्रोसेस। ग्रेप्स वाइन की फार्मिंग प्रोसेस बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और टीडियस है। ग्रेप वाइन फार्मिंग को शुरू करने से पहले सॉइल की पीएच लेवल और न्यूट्रिएंट्स वैल्यू को चेक किया जाता है। अगर मिट्टी में रिक्वायर्ड पीएच लेवल और न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम सही मात्रा में पाए जाने के बाद ही फार्मिंग शुरू की जाती है, नहीं तो फील्ड्स को रिक्वायर्ड पीएच लेवल और न्यूट्रिएंट रिच सॉइल बनाने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। रिक्वायर्ड पीएच लेवल और न्यूट्रिएंट्स डेवलप होने में कई हफ्तों का वक्त लगता है, उसके बाद ही कहीं जाकर फार्मिंग शुरू की जाती है। ये सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद 3 से 4 साल लगते हैं अंगूर के पौधे में फल आने में। इसके बाद शुरू होता है प्रोसेस जैसे कि फर्मेंटेशन, ब्लेंडिंग, एजिंग, स्टेबलाइजेशन, फिल्ट्रेशन और फिर फाइनली वाइन को बॉटल किया जाता है। इन सारे प्रोसेस के बाद बॉटल की ब्रांडिंग की जाती है और मार्केट में सेल किया जाता है। यही कारण है कि सुला ने अंगूर की खेती 1995 में शुरू की, पर उनका पहला वाइन का बॉटल रेडी होता है साल 2000 में। वाइन मेकिंग बिजनेस काफी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। राजीव ने बॉटल कॉर्क पुर्तगाल से इंपोर्ट कराए, फॉइल को स्पेन से, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया से और बैरल्स फ्रांस से। उनका मकसद एक ही था, वर्ल्ड क्लास इंडिजीनियस वाइन तैयार करना।
अब यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि इतने कम समय में सुला वाइन मार्केट लीडर कैसे बन गया। इसका उत्तर छुपा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ग्रेप्स प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2001 में। इस पॉलिसी के पहले वाइन कंपनी स्टार्ट करना बहुत कठिन था। बिजनेस स्टार्ट करने के अप्रूवल के लिए अलग अलग विभागों का चक्कर लगाना पड़ता था। एक्साइज ड्यूटी भी बहुत ज़्यादा था, 100%। यानी कि अगर आपको एक बॉटल वाइन प्रोड्यूस करने का कॉस्ट 1000 रुपया आ रहा है तो इस पर 100% एक्साइज ड्यूटी लगती थी, यानी 1000 रुपया, जो कि इंडियन वाइन्स को काफ़ी कॉस्टली बना देती थी इंटरनेशनल ब्रांड के कंपैरिजन में। परंतु महाराष्ट्र ग्रेप्स प्रोसेसिंग पॉलिसी 2001 के लागू होने के बाद एक्साइज ड्यूटी ओल्ड वाइन इंडस्ट्रीज के ऊपर घटाकर 50% कर दिया गया और न्यू वाइन इंडस्ट्रीज के ऊपर घटाकर 25% कर दिया गया। साथ ही सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम को स्टैब्लिश किया गया ताकि एसेंशियल लाइसेंस, प्लॉट और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जैसे जटिल कार्यों को आसानी से क्लियर किया जा सके। पॉलिसी चेंज का फायदा तो सुला को मिला ही, परंतु 2008 के वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस ने सुला को मार्केट लीडर बनने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी। Lehman Brothers is going bankrupt, and financial markets from Asia to Europe are doing their utmost to prevent Monday from turning from dark to black. उस वक्त इंडियन वाइन मार्केट में सातु इंडेज नाम की कंपनी का बोलबाला था। 70% इंडियन वाइन मार्केट में इसी कंपनी का कब्जा था। परंतु 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में इस कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंपनी के एसेट्स को लिक्विडेट करने का ऑर्डर दे दिया। सातु इंडेज के शटडाउन का सबसे ज़्यादा असर फार्मर पर पड़ा, जिनका इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि इस कंपनी के शटडाउन होने के बाद अब उनके पैदावार को खरीदने वाला कोई नहीं था। वाइन ग्रेप्स फार्म तैयार करने में 3 से 5 साल का वक्त लगता है, इसलिए फार्मर्स कंपनी के साथ 10 से 12 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि उनका स्टडी सोर्स ऑफ इनकम बना रहे। इससे कंपनियों को भी फायदा होता था क्योंकि उनको कंटिन्यूअस रॉ मटेरियल मिलती रहती थी। राजीव की कंपनी सुला के लिए यह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। सुला इमीडिएटली फार्मर के साथ नेगोशिएट करके अफोर्डेबल प्राइस पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। इस कॉन्ट्रैक्ट से सुला को सस्ते दरों पर ग्रेप्स मिलने लगता है और फार्मर को स्टडी इनकम। सुला की रिसर्च टीम ने यह भी आइडेंटिफाई किया कि इंडियन वाइन लवर्स का एवरेज एज जो है वो 30 से 35 साल ही है। सुला ने यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए 2008 में सुला फेस्ट ऑर्गेनाइज करती है, जो कि अपने आप में ही एक अनोखा पहल था। सुला फेस्ट को सुला कंपनी ने एक फेस्टिवल के जैसा ऑर्गेनाइज किया। इस फेस्टिवल में था हाई ऑक्टेन म्यूजिक, अंडर स्काई टेंट हाउसेस, सनराइजेस, फूड मसाज और सुला वाइन की फ्री टेस्टिंग। सुला फेस्ट एशिया का आज सबसे बड़ा वाइन फेस्टिवल बन गया है। सुला फेस्ट सुला वाइन को पॉपुलर ब्रांड बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सुला विनयार्ड्स आज एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। सुला विनयार्ड्स को देखने के लिए हर साल करीब 3 लाख लोग आते हैं। सुला विनयार्ड्स विजिट करने वाले में मैक्सिमम विजिटर फर्स्ट टाइम वाइन टेस्टर होते हैं। सुला विनयार्ड्स और रिजॉर्ट आने वाले विजिटर सिर्फ वाइन ही नहीं टेस्ट करते, बल्कि उन्हें यहाँ पर वाइन के बारे में भी जानकारी दी जाती है। इंडिया में जहाँ अल्कोहल का एडवर्टीजमेंट पूरी तरह प्रतिबंधित है, वहीं सुला अपने हॉस्पिटैलिटी और सुला फेस्ट स्ट्रैटेजी से अपने ब्रांड का प्रमोशन बहुत ही स्मार्टली करता है। काफी संघर्ष के बाद सुला ने पहली बार साल 2000 में वाइन बेचना शुरू किया और आज सुला की प्रॉफिट है करीब 14,000 करोड़ रुपए। 1 लीटर वाइन प्रोडक्शन से शुरू हुआ यह सफर आज 3 मिलियन लीटर पर पहुंच गया है, जो भारत के कुल वाइन प्रोडक्शन का 75% है। 2019 में सुला वाइन चीन को पछाड़कर एशिया का पहला वाइनरीज बना, जिसने एक साल में करीब 10 लाख केसेस वाइन के बेचे। वाइन को मिला नाम सुला दरअसल राजीव की मां सुलभा से प्रेरित है। राजीव सामंत ने सूर्य को लोगो के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि ब्रांड के भारतीय होने का गर्व हो। सुला वाइन ने नासिक को एक अलग पहचान प्रदान किया है। आज नासिक इंडिया का वाइन कैपिटल के तौर पर जाना जाता है। राजीव सामंत ने कभी नहीं सोचा था कि लाखों की नौकरी छोड़कर शुरू की गई उनकी वाइन कंपनी सुला एक दिन देश की सबसे बड़ी वाइन कंपनी बन जाएगी। दोस्तों, ये थी इंडियन वाइन कंपनी सुला और उनके फाउंडर राजीव सामंत की स्टोरी।
अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें।